हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफी या एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इकोलॉजी का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस देखते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, उसके बाद है मेथड्स, उसके बाद है लाइफ टेबल, उसके बाद नेट रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव वैल्यू, कंक्लूजन, फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। डेमोग्राफी एनिमल पॉपुलेशन, साइज, स्ट्रक्चर, जियोग्राफिक वितरण की स्टडी है और प्रजनन क्षमता, डेथ रेट और बर्थ रेट और माइग्रेशन के कारण जनसंख्या कैसे बदलता है, ये है। डेमोग्राफी एनिमल पॉपुलेशन का व्यवस्थित और साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे डेमोग्राफी ग्रीक शब्द डेमोस और ग्राफिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है आबादी के बारे में लेखन, अर्थात जनसांख्यिकी होती है, ठीक है। डेमोग्राफी मेथड, जिसमें कार्य करने की प्रक्रिया और तकनीक शामिल है। डेमोग्राफी को सही रूप में पात्र नहीं किया जा सकता, यह एक अनुमान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो डेमोग्राफी पॉपुलेशन के साइज, स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी है और फर्टिलिटी, मैच्योरिटी एंड माइग्रेशन के कारण ही डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। तो डेमोग्राफी को सबसे पहले W.S. थॉमसन एंड दूसरे फैग W. नॉटस्टीन ने खोजा था, इसलिए दोनों ने डेमोग्राफी ट्रांसजेनस थ्योरी को दिया। यह थ्योरी 1929 में दी गई और 1755 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ब्रिटिश कॉलोनियों में घातीय वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए अपने निबंध ऑब्जर्वेशन द कॉन्सिस्टिंग ऑफ मैमकॉइड पॉपलिंग ऑफ कंट्रीज आदि को प्रकाशित किया। उसके बाद हम लोग फोर्थ देखेंगे मेथड्स। तो डाटा कलेक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट और सेकंड होता है इनडायरेक्ट। पहला में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड में महत्वपूर्ण डाटा सांख्यिकी रजिस्ट्रेशन में आता है, जिसमें सभी बर्थ डेट के साथ साथ मैरिज, डिवोर्स एंड माइग्रेशन, निवास स्थान का पंजीकरण जैसे कानूनी स्थिति में कुछ बदलावों को ट्रैक किया जाता है। यह मेथड विकसित देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में जन्म और मृत्यु की संख्या का अनुमान लगाने के लिए रजिस्ट्री डाटा सबसे अच्छा तरीका है। जनगणना जनसांख्यिकी डाटा एकत्र करने का अन्य सामान्य डायरेक्ट मेथड है। यह जनगणना आमतौर पर एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और देश में प्रत्येक व्यक्ति की गणना करने का प्रयास करती है। महत्वपूर्ण सांख्यिकी डाटा के विपरीत, जिन्हें आमतौर पर लगातार एकत्र किया जाता है और वार्षिक आधार पर संश्लेषित किया जाता है। जनगणना आमतौर पर हर 10 साल में होती है और इस प्रकार आमतौर पर जन्म और मृत्यु पर डाटा का सबसे अच्छा स्रोत नहीं होता है। गणना के बाद विश्लेषण किया जाता है ताकि अनुमान लगाया जा सके कि कितनी अधिक या कम गणना हुई है। ये जनगणना के आंकड़े से प्राकृतिक मूल्य और मृत्यु दर के आंकड़ों से अनुमानित लिंग अनुपात की तुलना करते हैं। जनगणना सिर्फ लोगों को गिनने में ज़्यादा कुछ करती है। ये आमतौर पर व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, रोजगार की स्थिति और व्यवसाय और भौगोलिक स्थिति के अलावा परिवारों और घरों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। ये प्रवासन, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता और नागरिकता पर भी डेटा एकत्र कर सकते हैं। कुछ देशों में ये प्रणाली अधूरी हो सकती है। वहाँ जनगणना का उपयोग प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो डाटा कलेक्शन करने के डायरेक्ट मेथड की आवश्यकता उन देशों और अवधियों में होती है जहां पूर्ण डाटा उपलब्ध नहीं होती, जैसे विकासशील देश में अधिकांश और ऐतिहासिक जनसंख्या के मामले में समकालीन जनसांख्यिकी में इन मेथड्स में से एक है।
वहन पद्धति, जहां सर्वेक्षण शोधकर्ता महिलाओं से पूछते हैं कि उनके परिवार में कितने लोग हैं और उनकी उम्र क्या है, बच्चे कितने हैं, मृत्यु कितनी हो गई है। इस सर्वेक्षण से शोधकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से पूरी आबादी के लिए जन्म या मृत्यु दर का अनुमान लगा सकते हैं। समकालीन जनसांख्यिकी में अन्य अप्रत्यक्ष मेथड में लोगों से भाई बहन, माता पिता और बच्चों के बारे में पूछना शामिल है। ऐतिहासिक जनसांख्यिकी में अन्य अप्रत्यक्ष तरीके आवश्यक हैं। उसके बाद यहाँ पे डेमोग्राफी प्रोसेस, पहला होता है फर्टिलिटी, सेकंड होता है मैरिज, थर्ड होता है मोर्टिलिटी, उसके बाद माइग्रेशन, उसके बाद सोशल मोबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लाइफ टेबल। जनांकीकी प्रमाणों की उपलब्ध तकनीकी में जीवन तालिका सर्वाधिक व्यापक एवं प्रभावशाली मानी जाती है। इस सांख्यिकीय प्रविधि की सहायता से किसी समाज की जनसंख्या और औसत आयु एवं मृत्यु की संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह जीवन तालिका किसी जनसंख्या द्वारा अनुभव की गई मृत्यु दरों की संपेक्षीकरण की एक सरलतम रीति है। जीवन तालिका लाइफ टेबल में 8 स्टेजेस होते हैं। स्टेज फर्स्ट में आयु को प्रदर्शित किया जाता है, जो 0 से 1, 2 से 99 तक पूर्णांक वर्षों के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे सेकेंड स्टेज। तो इस स्तंभ में उन व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है जो जन्म की कल्पित संख्या 10 में से x आयु प्राप्त करने की आशा रखते हैं। इसे जीवन सारणी का मूल्यांक भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे स्टेज थर्ड, जिसको DX भी बोला जाता है। यह स्तंभ DX, यह स्टेज L2 व्यक्तियों में से आयु x तथा उससे अगले 1 वर्ष की आयु अर्थात x+1 के बीच मरने वाली की संख्या को प्रदर्शित करती है। उसके बाद देखेंगे स्टेज फोर्थ, ठीक है, जिसको QX बोला गया है। इस स्टेज में आयु x तथा x+1 के मध्य मृत्यु की संभाविता को व्यक्त किया जाता है। QX = DX/LX। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिफ्थ स्टेज, जिसको PX बोला गया है। तो इस स्टेज में किसी व्यक्ति के वर्ष x तथा उसके अगले जन्म दिवस x+L के बीच जीवित रहने की संभावना को व्यक्त किया जाता है। PX प्राप्त करने के लिए 1 से QX को घटा दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे स्टेज 6, जिसको LX बोला जाता है। यह स्टेज आयु x तथा x+1 वर्षों के मध्य L0 व्यक्तियों के संग्रहण द्वारा सामूहिक रूप से दिया हुआ है जीवन वर्षों को व्यक्त करता है। LX की मान्यता यह भी है कि मृत्यु संख्या का वितरण पूरे वर्ष भर समान बना रहता है। यहाँ पे LX = LX+LX+1/2 और LX = LX+LX+1/2 = LX-1/2 DX। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे स्टेज 7, जिसको TX बोला जाता है। तो यह स्टेज किसी संग्रहण द्वारा आयु x से मृत्यु होने तक व्यतीत किए जाने वाले जीवन वर्षों की कुल वर्ष जीवित रहने की संभावनाएं व्यक्त करता है। इसकी गणना का सूत्र इस प्रकार है, अथवा TX = LX+LX+1 LX+2 + TX+1 = TX-LX। उसके बाद है स्टेज 8, जिसको EX बोला गया है। तो यह स्टेज x वर्ष आयु पर जीवन प्रत्याशा को प्रदर्शित करता है। इसकी गणना का सूत्र इस प्रकार है, EX = TX/LX। उसके बाद है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो रिप्रोडक्टिव रेट एक अन्य पहल है जिसमें नेट रिप्रोडक्टिव रेट की आवश्यकता होती है। इसे पिछली पीढ़ी की प्रत्येक फीमेल की जगह लेने वाले फीमेल बेबी की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे इसका एग्जाम्पल है, यदि नेट रिप्रोडक्टिव रेट होगी तो 60 अर्थात एक पीढ़ी की प्रत्येक फीमेल से 120 बेबी पैदा करने की उम्मीद की जाती है, जिसमें जो 60 बेबी होते हैं, हम यहाँ मान रहे हैं कि निश्चित रूप से कि ऑल 60 फीमेल जीवित और प्रजनन करने में सक्षम हों। स्थिर जनसंख्या न केवल 0 होगी बल्कि R0 नेट रिप्रोडक्टिव रेट भी होगी।
प्रत्येक फीमेल को केवल एक फीमेल से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह स्वयं स्पष्ट होना चाहिए। यदि R02 थे तो प्रत्येक फीमेल को 2 से बदल दिया जाएगा और इसलिए जनसंख्या में वृद्धि होगी। नेट रिप्रोडक्टिव रेट पीढ़ी के समय के साथ युग्मित होता है। फिर पर्यावरण प्रतिरोध का संकेत भी दे सकती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव वैल्यू। तो यह अवधारणा है कि जनसांख्यिकी तथा जनसंख्या आनुवंशिकी यह भविष्य की महिला बच्चों की रियायती संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो एक विशिष्ट उम्र की महिला से पैदा होगा। रोनाल्ड फिशर अपनी 1930 की पुस्तक में पहली बार प्रजनन मूल्य रिप्रोडक्टिव वैल्यू को परिभाषित किया। प्राकृतिक चयन की उत्पत्ति के सिद्धांत, जहां उन्होंने इस भविष्य का प्रस्ताव रखा, वंशज जनसंख्या की वृद्धि की दर से छूट दी जाए। इसका अर्थ यह है कि यौन प्रजनन मूल्य भविष्य की वृद्धि के लिए किसी दिए गए उम्र के व्यक्ति के योगदान को मापता है। उसके बाद है कंक्लूजन। तो डेमोग्राफी में पॉपुलेशन के बारे में पता किया जाता है, डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन को पता किया जाता है। डेमोग्राफी एक अनुमान पर आधारित थ्योरी है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। पॉपुलेशन को संतुलन कैसे बनाया जाता है या कैसे होता है, डेमोग्राफी के अध्ययन से पता लगाया जा सकता है। इसको सबसे पहले W.S. थॉम्सन ने खोजा। डेमोग्राफी डाटा कलेक्शन 2 प्रकार का किया जाता है। डेमोग्राफी पॉपुलेशन का व्यवस्थित और साइंटिफिक स्टडी है। उसके बाद है रेफरेंस। तो रेफरेंस में आप लोग बाय नेट लिख लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक अगर समझ में आया हो, नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।